हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे सौरभ त्रिवेदी साहब से, जिनका मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में काम करने का एक बहुत ही लंबा अनुभव है। उनसे जानेंगे कि आईसीयू में किन बीमारों को रखा जाता है और जिन बीमारों को रखा जाता है उनकी क्या क्या चीज़ें मॉनिटर की जाती है। आईसीयू के अंदर गंभीर बीमारी से ग्रसित जिनको 24/7 मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, उनको हम आईसीयू में रखते हैं। हमारे आँखों के सामने मॉनिटर पे उनकी बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन का स्तर ये सब प्रदर्शित होता रहता है। तो जो गंभीर अवस्था में होते हैं और उनको निरंतर निगरानी की ज़रूरत होती है, उनको हम आईसीयू के अंदर रखते हैं। सर, ये बीमार कहाँ से आते हैं आपके पास में? ये सर हमारे पास में बीमार इमरजेंसी से आते हैं। सबसे पहले पेशेंट आता है तो जो जनरल टाइम है 8 से 2 का, उसमें तो वो ओपीडी में दिखाता है। उसके अलावा का जो टाइम है उसमें वो पेशेंट इमरजेंसी में जाता है, वहाँ उसकी ईसीजी होती है। ईसीजी में अगर कुछ भी खराबी लगती है तो वो कार्डियोलॉजी रेफरेंस के रूप में हमारे को पहले उसकी पर्ची और ईसीजी भेजते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा ईसीजी को देखा जाता है। उसमें अगर उनको लगता है कि इसमें हृदय रोग के कोई भी लक्षण हैं तो हम उनको आईसीयू में एडमिट का लिख देते हैं। तो मरीज़ भर्ती का फॉर्म बना के और हमारे पास आ जाता है। आईसीयू में जैसे ही बीमार आता है तो पहले क्या चीज़ देख करके उसको क्या इलाज दिया जाता है? सबसे पहले हम उसकी ईसीजी देखते हैं और उसके बाद हम निर्धारित बेड जो हम पहले से दिमाग में रखते हैं कि अब नया जो मरीज़ आएगा उसको हम किस बेड पे लेंगे, तो स्ट्रेचर को उसी बेड पे वार्ड बॉय ले जाता है और हम उस पेशेंट को बेड पे शिफ्ट कर देते हैं। पेशेंट को बेड पे शिफ्ट करते ही हम सबसे पहले उसको मॉनिटर लगाते हैं, जिसमें चेस्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। 5 चेस्ट इलेक्ट्रोड मरीज़ के चेस्ट पे लगाते हैं, बीपी का कफ लगाते हैं और ऑक्सीजन स्तर नापने के लिए प्रोब लगाते हैं। और ये सब लगाने के बाद हम एक रिपीट ईसीजी हमारे आईसीयू में वापस करते हैं। ये जो मॉनिटर होता है वो किन चीज़ों की मॉनिटरिंग करता है? ये मॉनिटर सर मरीज़ की पल्स बताता है, उसका रेस्पिरेशन का स्तर बताता है, हार्ट रेट बताता है, मरीज़ का बीपी बताता है और ऑक्सीजन का स्तर बताता है। आपको कैसे पता लगता है कि इसको जो वरिष्ठ डॉक्टर है उनको बुला करके एक बार दिखाना चाहिए? सर, सबसे पहले हम मॉनिटर पे लेने के बाद जब ईसीजी करते हैं तो उसमें अगर एसटी एलिवेशन होते हैं तो वो एमआई का साइन होता है। तो उसको देखते ही हम तुरंत वरिष्ठ चिकित्सक को बुला के वो ईसीजी को दिखा देते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि मॉनिटर में क्या चीज़ देख करके आप वरिष्ठ चिकित्सकों को कॉल पर बुलाते हैं? मॉनिटर के अंदर मरीज़ की ईसीजी की लीड चलती है। वो 5 तरह की लीड मॉनिटर पर आ सकती है। वो 5 तरह की लीड हम मॉनिटर पे सेट कर देते हैं और उस मॉनिटर की लीड को अगर हमारे को उसमें लग जाता है कि इसके अंदर हार्ट अटैक है तो हम वरिष्ठ चिकित्सक को तुरंत बुला लेते हैं। सर, हमें ये बताएं कि हार्ट अटैक क्या चीज़ है? एक आम आदमी के लिए हार्ट अटैक के क्या माने हैं? अपना जो हृदय होता है वो पूरे शरीर को रक्त संचार करता है, लेकिन 3 नलिकाएं होती है जो उस हृदय को रक्त संचार करती है। उन 3 नलिकाओं में अगर कहीं भी अवरोध आ जाता है तो मरीज को हार्ट का अटैक होता है। ये हार्ट के अटैक 2 प्रकार के होते हैं। एक ईसीजी के अंदर आ जाता है, उसको STMI बोलते हैं, हार्ट अटैक। और एक ब्लड टेस्ट के अंदर आता है जो हम ट्रोपोनिन T टेस्ट कराते हैं, वो NSTMI बोलते हैं। उसके बाद उनको किस प्रकार का उपचार दिया जाता है या सपोर्ट दिया जाता है? ईसीजी के अंदर अगर उसके हार्ट अटैक के लक्षण आ जाते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि मरीज़ को उसी समय कैथ लैब में शिफ्ट करके प्राइमरी एंजियोग्राफी की जाए। एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर होता है जिसमें मरीज़ के चीरा फाड़ा कुछ नहीं होता है और एक नली लगा के और वायर के द्वारा हार्ट की जांच की जाती है। और उन 3 नलिकाओं में अगर अवरोध पाया जाता है तो वरिष्ठ चिकित्सक उसी समय उनमें स्टेंट लगाकर उनकी एंजियोप्लास्टी करके उन नलिकाओं को खोल देते हैं। सर, आपने एक बहुत अच्छा शब्द का नाम लिया है, स्टेंट। ये क्यों और कब लगाया जाता है?
अगर उन नलिकाओं में 70% से ज़्यादा का अवरोध है तो स्टंट का उपयोग किया जाता है, 70% से कम का अवरोध है तो गोली दवाई से ही मैनेज किया जाता है। स्टेंट लगाने से बीमार को क्या फ़ायदा होता है? स्टंट लगाने के बाद उनकी जिस नलिका के अंदर खून का प्रवाह रुक गया था वो वापस चालू हो जाता है, मरीज को तुरंत दर्द से राहत मिल जाती है और वो अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लग जाता है। क्या ये स्टेंट्स एक ही प्रकार के होते हैं या विभिन्न प्रकार के होते हैं? स्टंट और अगर विभिन्न प्रकार के होते हैं तो थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालें। पहले के समय में स्टंट केवल मेटल के बने हुए होते थे तो वो एक ही प्रकार के आते थे, लेकिन आधुनिकता के साथ आजकल ड्रग इल्यूटेटिंग स्टंट आते हैं। जो स्टंट हम लगाते हैं वो स्टंट खुद भी दवाई छोड़ता है तो उसके आसपास ब्लॉकेज को इकट्ठा नहीं होने देता है। और अब एब्जॉर्बेबल स्टेंट भी आने लग गए हैं जो लगाने के कुछ समय के बाद अपने आप डिजोल्व हो जाते हैं। साधारणतया एक बीमार को एक ही स्टेंट से काम चल जाता है या उनकी संख्या बढ़ानी पड़ती है? ये उस नलिका के अवरोध पर पता चलता है कि कितना लंबा स्टेंट है, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि एक से कवर हो जाएगा या ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी करने के बाद में बीमार को तत्काल वापस आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है? जी, एंजियोप्लास्टी करने के तुरंत बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और आईसीयू में आते ही हम सबसे पहले मरीज की जहाँ से एंजियोग्राफी की थी उस साइड का अवलोकन करते हैं कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं है, वहाँ कोई हेमेटोमा या कोई थक्का तो नहीं बना हुआ है। उसके बाद हम पेशेंट को बेड पे शिफ्ट कर देते हैं और उसको मॉनिटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये एंजियोप्लास्टी कौन करता है? एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कौन करता है? ये हृदय रोग विशेषज्ञ करते हैं जो डीएम कार्डियोलॉजी डिग्री करके बनते हैं। उसमें और भी जो स्टाफ होता है उसका क्या रोल रहता है? ओटी के उसमें कैथ लैब में जो और भी स्टाफ होता है उसका क्या रोल रहता है? हर चिकित्सक की अपनी एक टीम होती है, उस टीम के अकॉर्डिंग ही वो अपना एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मरीज का कर पाते हैं। अंदर C-आर्म मशीन होती है, उसको चलाने वाले लैब टेक्नीशियन होते हैं। स्टंट को खोलने और इस प्रोसीजर को असिस्ट कराने के लिए नर्सिंग स्टाफ होते हैं और चिकित्सक की मदद के लिए एक चिकित्सक और भी होते हैं। पूरी टीम मिलके इस कार्य को करती है। आपने एक और नाम लिया C-आर्म, ये क्या इक्विपमेंट है और क्या काम करता है? मरीज की एंजियोग्राफी के दौरान उसकी रक्त वाहिकाओं में एक डाई छोड़ी जाती है जिसको अपन दवाई कह सकते हैं। वो दवाई आर्टरी के द्वारा छोड़ी जाती है। वो कहाँ तक जा रही है इसके लिए एक तरह का एक्सरे होता है अंदर, उसको C-आर्म मशीन का नाम दिया जाता है। वो उसकी तुरंत बता देती है कि यहाँ अवरोध है और यहाँ से अब ये आगे नहीं जा पा रही है। साधारण एक्सरे मशीन में और C-आर्म में क्या अंतर है? साधारण एक्सरे मशीन में रेडिएशन का कम यूज होता है, C-आर्म मशीन के अंदर ज़्यादा रेडिएशन यूज होता है तो उसकी क्लैरिटी अच्छी होती है। C-आर्म मशीन से बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन का पता लग जाता है और उसको मूवेबल कर सकते हैं, विभिन्न एंगल के अनुसार उसको मोड़ा जा सकता है और विभिन्न चित्रों को देखा जा सकता है। आईसीयू में लाने के बाद में उसे किस किस प्रकार का सपोर्ट दिया जाता है? वैसे एंजियोप्लास्टी के बाद मरीज अपने आप को सामान्य महसूस करता है, किसी सपोर्ट की उसको ज़रूरत नहीं रहती है। फिर भी हम मॉनिटर लगा के उसकी निगरानी 24/7 करते हैं और एंजियोप्लास्टी से आने के 1 घंटे के बाद मरीज को हम चाय, पानी, बिस्किट, कॉफ़ी, दूध, लिक्विड आइटम शुरू कर देते हैं। जो बीमार बाहर से आया है, आईसीयू में भर्ती हुआ है, वह निश्चित रूप से उसको गंभीर बीमार माना जा सकता है। तो ऐसी क्या दवाएं हैं जो उसको देने के लिए वहाँ पर तैयार रखी जाती है या उसके पास रखी जाती है? मरीज की धड़कन कम हो जाए तो उसके लिए एट्रोपिन का इंजेक्शन हम रखते हैं। उसको इंजेक्शन को देने के बाद उसकी धड़कन को वापस बढ़ाया जा सकता है। इंजेक्शन एड्रेनलिन होता है। ये सब जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। हाइड्रोकोर्ट है, नोरेड, डोपामिन उसके बीपी के स्तर को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन होता है, वो उसकी बीपी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जीवन रक्षक दवाइयाँ हम उसके मरीज़ के पास ही ट्रॉली में जमा के रखते हैं।
अच्छा, साधारणतया एक बीमार को आईसीयू में कितने दिन तक रखा जाता है? मरीज को हम 3 दिन ही आईसीयू में रखने की कोशिश करते हैं ताकि उसको अदर इन्फेक्शन आईसीयू के अंदर नहीं लगे, और बाकी उसकी स्थिति पे डिपेंड करता है कि उसको हम कितने दिन रख सकते हैं। उन इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम भी 5 तरह के प्रिकॉशन यूज करते हैं। हम मरीज को बिफोर टच, आफ्टर टच, बिफोर प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर और पेशेंट के सराउंडिंग जब भी हम टच करते हैं तो हम अपने हाथों को सैनिटाइज करते हैं ताकि हम एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को नहीं दें, और मरीज को भी जल्दी से जल्दी आईसीयू से हम बाहर निकाल कर वार्ड में शिफ्ट करें, यही हमारी कोशिश रहती है। क्या आईसीयू में बीमार के सपोर्ट के लिए, मानसिक सपोर्ट के लिए उनके परिजनों को अलाउ किया जाता है? जी, हम एक परिजन को उसकी सहायता के लिए पास में चेयर दे के बिठाते हैं ताकि मरीज को पानी की ज़रूरत होने पर, चाय बिस्किट की ज़रूरत होने पर वो उसको अपना जो घर का मेंबर होता है उससे वो थोड़ा अच्छा अनुभव करता है, इसलिए ये सेवाएं वही करता है। आईसीयू में किस प्रकार का भोजन दिया जा सकता है बीमार को? सर, हम ज़्यादातर तो लिक्विड ही अलाउ करते हैं, फिर भी जो मरीज़ थोड़े ठीक लगते हैं उनको हम दलिया खिचड़ी आईसीयू के अंदर देते हैं। बीमार जब वार्ड में शिफ्ट हो जाता है तो वार्ड में और जो आईसीयू है उसमें केयर में कितना अंतर होता है? आईसीयू की केयर और वार्ड की केयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वार्ड के अंदर मरीज को बेड मिल जाता है और वो उसके घर जैसा ही वातावरण का वहाँ अनुभव करता है। वहाँ थोड़ी खाने पीने की रेस्ट्रिक्शन भी हट जाती है। वो हल्का भोजन जिसमें मूंग की दाल, हरी सब्जी, चपाती, ये वार्ड के अंदर ले सकता है। आईसीयू के अंदर हम वॉशरूम तक जाने के लिए पेशेंट को अलाउ नहीं करते हैं। यह छूट उसको जब वो वार्ड में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ उसको मिल जाती है। क्या जो सपोर्ट स्टाफ होता है, नर्सिंग स्टाफ जो होता है, वो आईसीयू में डेडिकेटेड होता है और ट्रेंड होता है? स्टाफ वार्ड आईसीयू सब जगह डेडिकेटेड ही रहते हैं, लेकिन आईसीयू का जो वर्क होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, वार्ड का वर्क थोड़ा इजी होता है। बाकी स्टाफ दोनों जगह अच्छा काम करते हैं। हॉस्पिटल में रहने के दौरान बीमार को और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं? हॉस्पिटल में रहने के दौरान कुछ व्यक्ति नशा करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये उनको छोड़ने की सलाह दी जाती है और उनको कहा जाता है कि ये आपको ज़िंदगी भर उपयोग नहीं करना है। आपकी बीमारी होने का 80% कारण यही नशा है। कितने बीमार आपके हिसाब से इस सलाह को मानते होंगे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाने के बाद में? ये परसेंटेज तो आपने इधर बहुत कम है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब तक वो हॉस्पिटल में रहते हैं तब तक उनका उपयोग नहीं करते हैं। वार्ड में जाने के बाद में क्या बीमार को टॉयलेट तक जाने की इजाज़त होती है? जी, या बेड पे ही उसको पैन अवेलेबल करवा करके शौचादि करवाया जाता है? आईसीयू के अंदर पेन अवेलेबल कराया जाता है, वार्ड के अंदर उसको वॉशरूम तक जाने की छूट मिल जाती है। क्या आईसीयू का और वार्ड का कोई चार्ज वसूला जाता है? जी नहीं, आईसीयू, वार्ड और विभिन्न प्रकार की जांचें, उपचार, ये सब राज्य सरकार की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध हैं। जब वरिष्ठ डॉक्टर घर चले जाते हैं अपने सारे दिन भर के शेड्यूल को पूरा करके, तो बाद में आपके और उन डॉक्टरों के बीच में और कोई कड़ी रहती है? जी, रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे और 7 दिन आईसीयू के अंदर उपलब्ध रहते हैं और बहुत कड़ी मेहनत के साथ वो मरीजों की सेवा करते हैं। आईसीयू में आया हुआ व्यक्ति अगर और बीमारियों से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, उम्र याफ्ता है या कुछ और कारण चीज़ें हैं, तो उनके लिए वो दवाइयाँ जो है वो जारी रहती है या उनको बंद कर दिया जाता है? वो दवाइयाँ जारी रहती है और अगर हमारे को लगता है तो हम संबंधित विभाग का रेफरेंस करवाते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ है तो एंडो का रेफरेंस करवा देंगे, वो डॉक्टर्स आके यहाँ बेड साइड देख लेते हैं। अगर किडनी की बीमारी है तो हम नेफ्रो का रेफरेंस करवा देते हैं, वो बेड साइड आके देख लेते हैं। और अगर मरीज़ को डायलिसिस की भी ज़रूरत होती है तो ये सभी सुविधाएं आईसीयू में उपलब्ध रहती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ त्रिवेदी साहब। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।